हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में हम मेंटेनेंस के प्रोविजंस पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हमने मेंटेनेंस के जो प्रोविजन पढ़े एक्ट के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, सेक्शन 19 तक बात करी, जबकि हमने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के भी प्रोविजन जो मेंटेनेंस से रिलेटेड है वो भी लास्ट क्लास में पढ़े, क्योंकि लास्ट क्लास में हमारा फोकस था कि जो वाइफ होती है उनको मेंटेनेंस किस तरह से मिलती है। आज हम बाकी लोग जिनको मेंटेनेंस मिलती है उनके बारे में पढ़ेंगे अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। अब देखिए, जब मैंने मेंटेनेंस की बात करी तो हमने आपको स्टार्टिंग में जब लास्ट क्लास बनाई थी तो उस वक्त बोला था कि जब एक व्यक्ति है, पर्सन, उसके ऊपर ऑब्लिगेशन होता है एक बेटे के तौर पे अपने माँ बाप को मेंटेनेंस देना, और एक हस्बैंड के तौर पे अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देना, और एक पिता के तौर पे, पिता के रूप में अपने बच्चों को मेंटेनेंस, भरण पोषण देना, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। और जो भी डिपेंडेंट्स हमने भी आपको बताए उन सबका हक होता है कि वो जो व्यक्ति है उससे मेंटेनेंस ले लें। तो अभी हमने वाइफ के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज बाकी जो लोग हैं, मतलब पेरेंट्स और जो बच्चे हैं, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सेक्शन 20 कहता है मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एजेड पेरेंट्स। तो दोनों चीजों के बारे में, दोनों लोगों के बारे में इस सेक्शन में कहा गया। सब सेक्शन 1 जो सेक्शन 20 का है वो ये कहता है कि जो बच्चे होते हैं, जो एक व्यक्ति के बच्चे, चाहे वो सन है चाहे वो डॉटर है, और एजेड पेरेंट्स, और यहाँ एजेड पेरेंट्स भी, और यहाँ पर या फिर या वर्ड जोड़ा गया और कहा गया इनफर्म पेरेंट्स, असशक्त जो माँ बाप होंगे जो अपना भरण पोषण खुद नहीं कर सकते, वो जो होंगे उनको मेंटेन करने का ऑब्लिगेशन व्यक्ति के ऊपर होता है। और ये ऑब्लिगेशन बता दिया सब सेक्शन 1 में। तो सब सेक्शन 2 ये कह देता है कि जो व्यक्ति हैं, बच्चे और एजेड पेरेंट्स, ये उससे, अपनी जो व्यक्ति है उससे जो मेंटेनेंस या भरण पोषण है वो मांग भी सकता है। और जब यहाँ पर बच्चों की बात हुई तो बच्चों में लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट दोनों ही आ जाते हैं। ठीक है, लेजिटिमेट के लिए भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है उसकी जितनी एलिजिटिमेट के लिए बनती है, या मैं कहूँ एलिजिटिमेट के लिए भी उसके उतनी ही जिम्मेदारी जितनी उसकी लेजिटिमेट के लिए है। मतलब जो भी उसके दोनों ही जो बच्चे हैं वो समान रूप से देखे जाएंगे। ऐसे नहीं होगा कि एलिजिटिमेट जो बच्चे हैं उनको अब जो है प्रॉपर्टी में जो हिस्सा नहीं मिलेगा या मेंटेनेंस वो व्यक्ति नहीं देगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। उसका ऑब्लिगेशन है दोनों के लिए, अपने लेजिटिमेट बच्चों के लिए भी और इलेजिटिमेट बच्चों के लिए भी। अब इसका जो सेक्शन का 20 का सबसेक्शन 3 है वो ये कहता है कि जब हमने मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन की बात की तो ध्यान रखिएगा, जब चिल्ड्रन में बेटा और बेटी दोनों में से कोई भी हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। तो जो बेटे हैं, बेटे को मेंटेनेंस तब तक मिलेगी जब बेटे क्या है, माइनर है, मतलब मेजर बेटों को भरण पोषण देने का दायित्व व्यक्ति के ऊपर नहीं होता है। और जो जहां पर पुत्री की कंटेक्स्ट में बात की गई तो बोला अनमैरिड डॉटर है, जब तक जो पुत्री है वो अनमैरिड है तब तक उसका भरण पोषण की जिम्मेदारी किसके ऊपर रहेगी, व्यक्ति के ऊपर रहेगी। लेकिन सबसेक्शन 3 ये कहता है कि अगर अनमैरिड डॉटर खुद अर्न करती है और उसके पास अपनी प्रॉपर्टी है, खुद की स्टेट से उसे कहीं भी मिली है, गिफ्ट में मिली है, या जैसे भी उसको पास प्रॉपर्टी है, या ऐसे ही एजेड पेरेंट्स के साथ में भी उनके पास अर्निंग्स भी है, उनके पास प्रॉपर्टी है, तो फिर वो मेंटेनेंस के लिए ऑब्लिगेशन व्यक्ति के ऊपर नहीं आ जाता। अगर वो ये तब तक रहेगा अनमैरिड डॉटर और एजेड पेरेंट्स के लिए उसका ऑब्लिगेशन, जब तक वो उनके पास खुद अपने आप को मेंटेनेंस करने के लिए क्या नहीं हो, भरण पोषण करने के लिए खुद के पास प्रॉपर्टी अर्निंग्स ना हो। तो सेक्शन 20 हमें बताता है कि एक व्यक्ति को एक पुत्र की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी और एक पिता की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, और वो निभानी पड़ेगी दोनों ही कंटेक्स्ट में, अपनी डॉटर के लिए भी और सन के लिए भी। डॉटर अनमैरिड जब तक है, चाहे वो मेजर है चाहे माइनर है, लेकिन जो बेटा है पुत्र के कंटेक्स्ट में सिर्फ जब तक कि बच्चा माइनर है तब तक उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी व्यक्ति के ऊपर है। और अगर अनमैरिड डॉटर है, खुद अर्न नहीं करती है, और अगर उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है अपने आप को मैनेज करने के लिए, तो भी व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है, और ऐसे ही एजेड पेरेंट्स के साथ में भी। अब जब हमने बात करी कि ये लोगों को मेंटेनेंस देना होता है, अगर व्यक्ति, जिस व्यक्ति के ऊपर ये जिम्मेदारी है उसकी डेथ हो जाए तो उसी चीज के बारे में सेक्शन 21 और सेक्शन 22 बताता है। सेक्शन 21 कहता है कि अगर एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा, मीन्स जो व्यक्ति थे, जो व्यक्ति की डेथ हुई है उसके ऊपर, जैसे हमने बोला अभी, जिम्मेदारी होती है एक बच्चे, मतलब बेटे के रूप में, और एक जिम्मेदारी होती है उसकी पिता के रूप में और पति के रूप में जिम्मेदारियां होती हैं। तो फिर उनका क्या होगा, उन जिम्मेदारियों का क्या होगा, इसी चीज को बताते हुए सेक्शन 21 कहता है डिपेंडेंट्स हम डिफाइन करते हैं। सेक्शन 21 क्या कहता है कि हम डिपेंडेंट्स मीन्स आश्रित जो होते हैं उनको डिफाइन करते हैं। तो आश्रित को डिफाइन करने के लिए बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है जो मैंने बताया, जिनके लिए वो जिम्मेदार जीते जी था, मरने के बाद भी उनके लिए जिम्मेदार होगा। अब आप बोलेंगे मरने के बाद वो जिम्मेदार कैसे होगा,
वो तो मर गया, अब वो तो आएगा नहीं मेंटेनेंस देने। फिर उसी के लिए सेक्शन 22 उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है कि जो मेंटेनेंस मिलेगी उसके डिपेंडेंट जो उसके ऊपर आश्रित थे उसकी प्रॉपर्टी से मिलेगी। लेकिन जो डिपेंडेंट्स हैं उनको किस तरीके से देखना है या कौन कौन उसके आश्रित हैं वो सेक्शन 21 हमें बताता है, जिनको की मेंटेनेंस मिलेगा सेक्शन 22 के अंदर। तो सेक्शन 21 कहता है डिपेंडेंट्स कौन कौन से हैं। जैसे मैंने आपको बताया लॉजिक के साथ चलिएगा, एक व्यक्ति है उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है अपने माँ बाप की, पुत्र का उसका कर्तव्य होता है, तो वो डिपेंडेंट्स हुए उसके लिए। फादर सबसे पहले उन्होंने लिखा है क्लोज 1 में फादर, क्लोज 2 में लिखा है मदर। फिर उसकी शादी हो जाती है तो उसका दायित्व बनता है अपनी पत्नी के लिए, तो क्लोज 3 में आता है वाइफ। ठीक है, फिर अब हमने बात करी कि बच्चों के प्रति भी उसकी जिम्मेदारी बनती है, बच्चे दोनों हो सकते हैं, बेटा भी और बेटी भी, और या फिर दोनों या फिर एक या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो सन के लिए भी उसकी जिम्मेदारी है और डॉटर के लिए भी जिम्मेदारी है। डॉटर के लिए जो अनमैरिड डॉटर है उसके लिए भी जिम्मेदारी है और विडो डॉटर के लिए भी है। अब बोलेंगे सेक्शन 19 में हम पढ़ के आए थे कि विडो डॉटर की जो जिम्मेदारी होती है फादर इन लॉ हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे होती है, पर आपको अगर याद हो हमने ये भी पढ़ा था कि अगर विडो डॉटर अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस नहीं ले पाती, अपने बच्चों की अर्निंग से प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस नहीं ले पा रही, मतलब बच्चों के पास इतना है ही नहीं कि वो माँ के साथ का भरण पोषण करे, ठीक है, या फिर जो फादर इन लॉ है उनके पास भी नहीं है, तो फिर वो कहाँ जाएगी, तो फिर वो अपने फादर के पास जाएगी। तो अनविडो डॉटर का कॉन्टेक्स्ट ऐसे चलता है। और अनमैरिड डॉटर आपको बता ही दिया, चाहे वो मेजर है चाहे माइनर है। लेकिन बच्चों के कंटेक्स्ट में जब हमने बात करी बेटे के लिए स्पेसिफिकली, तो जब तक बेटा माइनर है तब तक डिपेंडेंसी फादर के ऊपर है, और बेटा अगर माइनर नहीं है तो डिपेंडेंसी फादर की नहीं। और बेटा कैसे, लेजिटिमेट भी इलेजिटिमेट भी, पुत्र भी लेजिटिमेट भी और इलेजिटिमेट भी। देखिए लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट एंड इलेजिटिमेट दोनों ही बच्चों के कंटेक्स्ट में ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। अब बेटे की हम अगर बात करें, बेटा मेजर है, उसकी शादी हो जाती है, लेकिन अगर उसकी भी मृत्यु हुई है, मतलब वो बेटा भी नहीं है, तो क्या होगा, तो जो एक व्यक्ति था उसका पोता यानी इसका बेटा, इसकी जो डिपेंडेंसी है वो इस व्यक्ति के ऊपर आ जाएगी, यानी ये व्यक्ति जो होगा इसके भरण पोषण के लिए जिम्मेदार होगा। अब अगर ये माइनर है तो ध्यान रखिएगा, अगर ये वाली लाइन हम चलेंगे ना कि ये व्यक्ति है इसका बेटा अगर माइनर है तो बेटा होने की तो उसका कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर व्यक्ति माइनर है तो इसकी डिपेंडेंसी अपने पिता की है, इसके पिता की है, और व्यक्ति अगर मेजर है तो नहीं है। लेकिन अगर इस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके पिता की आ जाती है कि वो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, इसके बच्चों के लिए। तो इसके बच्चा भी, अगर इसका बच्चा खुद भी मेजर हो गया तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी पिता की नहीं है। लेकिन अगर बच्चा माइनर है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पिता की है। बच्चा मेजर था, उसकी डेथ हो गई, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके जो डिपेंडेंट्स होंगे वो पिता के ऊपर आ जाएगी, यानी पोते की जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो किसके ऊपर आ जाएगी, दादा के ऊपर। इसी तरीके से जो पड़पोता है अगर वो माइनर है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सीधा सीधा दादा के हाथ में है। ये दोनों की डेथ हो चुकी है, ये ध्यान रखिएगा, इन दोनों की डेथ हो चुकी है तब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। अगर ये जीवित है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। तो इन दोनों नहीं है, अब ये व्यक्ति आ गया, पड़पोता आ गया इसका, तो पड़पोता माइनर है, ये दोनों नहीं है, इन दोनों की डेथ हो चुकी है, तो जिम्मेदारी किसकी थी, इसकी थी। हालांकि इस व्यक्ति की भी जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि तो डेथ हो चुकी, इसकी डिसीज है तो इसकी प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी आ जाएगी। लेकिन हम इसको डिपेंडेंट मानेंगे, आश्रित ये इसी व्यक्ति के ऊपर था। ठीक है, जब ये व्यक्ति जीवित था तो ये इसके ऊपर आश्रित था। तो अगर ये मेजर है तो फिर क्या होगा, फिर उसके बाद इसके जो आश्रित है यहाँ तक, तो यहाँ तक चलता है, मीन्स ग्रेट ग्रांड सन तक ये चलेगा, जबकि डिपेंडेंसी रहती है। मतलब डिपेंडेंट कौन होते हैं, ग्रेट ग्रांड सन तक होते हैं। अगर उससे ऊपर वाले जो होते हैं, ऊपर वाले जो उनके जो मतलब उनकी जो रिलेशनशिप है, मीन्स उनके फादर है, उनकी डेथ हो चुकी हो तो उनके दादा परदादा की जिम्मेदारी बन जाती है। अभी मैंने बोला अगर ये मेजर है ना, ठीक है, तो उसकी शादी हो चुकी होगी, तो उसकी जो वाइफ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाइफ क्या हो गई, विडो हो गई, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी आ गई। इसी तरीके से मैंने बोला इनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर आते चली गई, तो पिता के ऊपर आ जाएगी, ससुर के ऊपर आ गई जिम्मेदारी। इसी तरीके से ये जो इसकी मतलब ग्रैंड इसका सन था तो इसकी जो वाइफ हो गई, विडो हो गई, उसकी जिम्मेदारी इसके ऊपर आ गई। अगर ये भी नहीं है तो अगर ये जीवित है तो फिर तो यही देखेगा, ठीक है ना। फिर अगर इसकी वाइफ की जिम्मेदारी भी इसके ऊपर आ जाएगी इसके मरने के बाद। तो इस तरीके से ग्रेट ग्रैंड सन तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चलती है।
अब हमने तो सिर्फ ये पढ़ा कि इस व्यक्ति के जो इसका बच्चा था, इसके बेटा था, ठीक है, लेकिन इसकी डॉटर भी हो सकती है। जो जब तक वो अनमैरिड है तब तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी चलेगी, और फिर जब तक जैसे ये जो व्यक्ति है, इसकी अपने बात करें कि इसका एक बेटा था और इसकी पुत्री थी, तो पुत्री का तो हमने पढ़ लिया, अनमैरिड भी हो सकती है। अब इसके पुत्र के भी पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है। तो जब तक वो अनमैरिड है तब तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी पर्सन के ऊपर। तो ये हमें बात करता है सेक्शन 21 की प्रोविजन, और हमने बताया आपको लेजिटिमेट और इनलेजिटिमेट दोनों ही बच्चे इसके अंदर पढ़े जाएंगे। और अगर यहाँ पर इस व्यक्ति की अगर हम बात करें, जो बेटा था मतलब इसका पड़पोता, अगर इसके पड़पोते के पास मरने के बाद इतनी प्रॉपर्टी इसके पिता से इसके पास आई है कि इसकी वाइफ मेंटेनेंस वहां से ले लेगी, तो इसके परदादा की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें बार बार एक बात पता है कि विडो डॉटर, चाहे विडो डॉटर इन लॉ हो चाहे विडो डॉटर हो, तभी वो अपने मतलब जो है ससुर से मांग सकती है प्रॉपर्टी, जब उसके पति की इनफ नहीं हो, और उसके पति की उसके मेंटेनेंस के लिए काफी नहीं हो प्रॉपर्टी, तभी वो अपने ससुर से अपने पिता से मांग सकती है। ससुर के पास नहीं है तब पिता के पास जाएगी, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है इन चीजों को जब हम डिपेंडेंस पढ़ते हैं। अब सेक्शन 22, क्योंकि मैंने कहा कि इस व्यक्ति की भी डेथ हो चुकी है और ये लोग इसके ऊपर आश्रित थे, तो अब सेक्शन 22 कहता है कि इन आश्रितों को किस तरीके से भरण पोषण मिलेगा। सेक्शन 22 का सबसेक्शन 1 कहता है कि जो उत्तराधिकारी होगा, इसकी एक प्रॉपर्टी थी 10 लाख की, जो व्यक्ति की डेथ हुई इसकी प्रॉपर्टी थी 10 लाख की। जो 10 लाख की प्रॉपर्टी थी उनके ऊपर ये लोग आश्रित थे, जो अर्निंग आती थी वो सब इनको मिलने वाली थी। अब जो हायर होंगे, जो उत्तराधिकारी होंगे, अगर ये उत्तराधिकारी था या इसके बच्चे थे, तो जो जो उत्तराधिकारी होंगे वो बाउंड हैं बाकी सब आश्रितों को इसमें से, इस प्रॉपर्टी से आए हुए इनकम से मेंटेनेंस देने के लिए। सिंपल सी बात है। फिर सबसेक्शन 2 कहता है, और यहाँ पर तो उत्तराधिकारी को बाउंड कर दिया, और सबसेक्शन 2 ने डिपेंडेंट्स को बोला कि आप एंटाइटल्ड है, और उनको हक दे दिया। यहाँ तो उसके ऑब्लिगेशन की बात करें उत्तराधिकारी की, और यहाँ राइट की बात करें डिपेंडेंट्स की। डिपेंडेंट्स जो है वो एंटाइटल्ड है कि वो मेंटेनेंस ले, एंटाइटल्ड होते हैं कि वो मेंटेनेंस मांगे उत्तराधिकारियों से। अब जो सबसेक्शन 3 है लायबिलिटी की बात करता है। कैसे कहता है, जब एक प्रॉपर्टी उत्तराधिकारियों को मिली, से 10 लाख की प्रॉपर्टी थी इस व्यक्ति की जिसकी की डेथ हो गई, और बी सी डी ई ये 4 उत्तराधिकारी बने, और इसमें से 5 लाख की प्रॉपर्टी इसको, 2 लाख की इसको, 2 इसको और 1 इसको, इस प्रोपोर्शन में इनको उत्तराधिकारी बनाया गया। तो कह रहे हैं जो उनकी लायबिलिटी बैठेगी ना मेंटेनेंस के लिए इन लोगों के प्रति, वो उतनी ही बैठेगी जितनी की इनको प्रॉपर्टी मिली। से इसकी 50%, इनकी 20% और इसकी 10% बैठेगी। फिर सबसेक्शन 4 बहुत अच्छी बात कहता है कि अगर ऐसा हो जाए कि जिस व्यक्ति को, जिस उत्तराधिकारी को प्रॉपर्टी का से जो इनकम आई है वो मेंटेनेंस के रूप में डिपेंडेंट्स को देनी है, वो इनकम जो है, जो इनकम उसको मिलेगी वो कम बैठ रही है, और जो मेंटेनेंस की अमाउंट उसको देनी है वो ज्यादा बैठ रही है, तो क्या होगा। तो उस केस में जो व्यक्ति है जिसके पास कम प्रॉपर्टी आ रही है, इतनी कम प्रॉपर्टी आ रही है कि वो मेंटेनेंस की अमाउंट निकाल नहीं पा रहा, अपनी जीएसटी से देने पड़ेंगे अगर प्रोपोर्शन बटेगा, तो कह रहे हैं कि वो व्यक्ति एंटाइटल्ड नहीं है कि उससे मेंटेनेंस दी जाए, मांगी जाए, और ना तो वो कोई मांग सकता है और ना वो देगा। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि यहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि डिपेंडेंट्स अगर को मेंटेनेंस अगर हायर उत्तराधिकारी नहीं दे पाते प्रॉपर्टी से जो व्यक्ति मर गया उसकी, तो फिर क्या होगा, अपनी जेब से उसे देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा ना। तो बहुत सिंपल बात है, अगर वो नहीं दे पा रहा है, उसके पास जो इनकम आ रही है प्रॉपर्टी से वो कम है, और जो मेंटेनेंस उसको देना पड़ रहा है वो ज्यादा है, तो वो मेंटेनेंस नहीं देगा, वो बाउंड नहीं है, ऑब्लाइज नहीं है, और जो डिपेंडेंट्स है वो उससे मांगेंगे भी नहीं। तो ये बहुत सिंपल सी बात सेक्शन 4 ने हमें बताई। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 23 जो कहेगा कि मेंटेनेंस किस हिसाब से डिसाइड होता है। ठीक है, पहले वो पढ़ लेते हैं। अब आ जाइए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, वो है अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। तो सेक्शन 23 कहता है कि जो मेंटेनेंस अमाउंट है, मतलब डिसाइड होगी देने के लिए डिपेंडेंट्स को, वो किस हिसाब से जो है डिसाइड होगी। तो उसमें सबसे पहला जो सबसेक्शन 1 कहता है 23 का, कहता है डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। यहाँ पर जो कोर्ट है, जब भी मैटर अगर कोर्ट के सामने आएगा, कोर्ट के पहले ही अगर उसको निपटा लिया गया, जो हाईएस्ट उत्तराधिकारी थे उन्होंने दे दिया मेंटेनेंस, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर उनको नहीं मिलता है, हायर्स नहीं देते हैं, तो उस केस में जो भी डिपेंडेंट्स होंगे जिनको की मेंटेनेंस मिलनी चाहिए, वो कोर्ट में केस फाइल कर देते हैं। और अगर केस कोर्ट में फाइल होता है तो कोर्ट के अपने विवेक पर डिपेंड करता है कि वो कितना मेंटेनेंस देना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त डिसाइड करते हुए सबसेक्शन
सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 के प्रोविजन को ध्यान में रखा जाएगा। सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 क्या कहता है वो सुन लीजिए। सबसेक्शन 2 कहता है 3 लोगों के बारे में बात करता है, एजेड पेरेंट्स, वाइफ और चिल्ड्रन। चिल्ड्रन डिसीज्ड के सिर्फ इतने ही 3 लोगों के बारे में बात की कि उन 3 लोगों को किस हिसाब से मेंटेनेंस दी जाएगी। जबकि जो सबसेक्शन 3 है वो कहता है डिपेंडेंट्स को मेंटेनेंस कैसे दी जाएगी, कितनी अमाउंट में दी जाएगी। तो दोनों के बीच में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सिर्फ वाइफ, पेरेंट्स और बच्चों की बात हुई, बाकी सारे डिपेंडेंट जो हमने अभी पढ़े हैं वो सब डिपेंडेंट्स यहाँ इंक्लूड नहीं किए गए, उनके बारे में सबसेक्शन 3 में बात की गई है। तो कहते हैं सबसेक्शन 2 में कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति कौन है जिसको डिपेंड जो है मेंटेनेंस मिलनी है, उसकी पोजीशन, उसके स्टेटस को देख के उसको मिलेगा क्या, मेंटेनेंस। अभी मैंने आपको जब मेंटेनेंस की क्लास हमने स्टार्ट की थी, मीन्स लास्ट क्लास में बताया था कि जब एक व्यक्ति को मेंटेनेंस मिलनी होती है तो उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग, उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग मिलती है, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग मिलती है। हम लाइक वी आर पीपल ऑफ मिडिल क्लास, तो जो मिडिल क्लास के लोग होंगे उनकी जो नीड्स होगी दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम अपर क्लास, है ना। तो हमें अगर मेंटेनेंस मिलने लगेगी तो वो मेंटेनेंस टोटली अलग होगी, वो हमारी जो नीड्स होंगी वो टोटली अलग होंगी अपर क्लास के लोगों के लिए। वही रोटी कपड़ा मकान हम भी यूज करते हैं, वो भी यूज करते हैं, बट जो उनका स्टैंडर्ड होगा वो थोड़ा ऑब्वियस हमारे कंपैरिजन में थोड़ा डिफरेंट होगा। तो यही पर ये बात बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति को मेंटेनेंस मिलनी है उसकी पोजीशन और उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। और यहाँ पर वो जो क्लेमेंट होगा ना, जो कि यहाँ पर क्लेमेंट वर्ड यूज किया और यहाँ पर डिपेंडेंट वर्ड यूज किया, तो जो क्लेमेंट होगा उसकी जो रीजनेबल वांट्स होंगी, जो मतलब उचित मांगे होंगी वो पूरी की जाएंगी, उसको ध्यान में रखा जाएगा। और अगर वाइफ अगर सेपरेट रह रही है तो क्या उसका जो रीजन है अलग रहने का वो जस्टिफाइड है, और अगर है तो फिर उसको दिया जाएगा जो है मेंटेनेंस, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। और क्लोज डी कहता है कि जो क्लेमेंट है उसकी खुद की क्या प्रॉपर्टी है, खुद की क्या इनकम है, उसको देखा जाएगा कि अगर उसकी खुद की प्रॉपर्टी, खुद की इनकम है तो उसी हिसाब से फिर डिसाइड होगा कि जो मर गया व्यक्ति, जो डिसीज्ड है, उसकी प्रॉपर्टी से इस क्लेमेंट को कितना मिलेगा और बाकी सबको कितना मिलेगा। डिपेंड करता है जो क्लेमेंट है उसकी खुद की अर्निंग, खुद की प्रॉपर्टी पर भी। इसीलिए क्लोज ई कहता है नंबर ऑफ पर्सन्स एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस, की ये भी मैंने इसीलिए ये जो बहुत ही अच्छी बात उन्होंने पहले बता दिया कि जो व्यक्ति, जो क्लेमेंट है, जो मांगने आया है ना मेंटेनेंस, उसकी खुद की अर्निंग देखेंगे और ये देखेंगे जो बाकी के लोग हैं इस हमारे जो सबसेक्शन के अंदर आएंगे तो उनकी जो भी लाइक जितने लोग होंगे, नंबर होंगे, वो काउंट किए जाएंगे और फिर डिसाइड किया जाएगा कि मेंटेनेंस किसी भी तरह से मिलेगी उस क्लेमेंट को जो कि ऑफिस क्लेम कर रहा है। ठीक है, फिर सबसेक्शन 3 कहता है, यहाँ पे डिपेंडेंस की बात हुई है तो डिपेंडेंस में देखा जाएगा पहली बात जो डिसीज था उसकी जो नेट वैल्यू कितनी है एसेट की वो देखी जाएगी। और हमारा जो सेक्शन 26 है वो कहता है कि जब भी नेट वैल्यू एसेट की रियलाइज करी जाएगी, जब व्यक्ति की प्रॉपर्टी की कीमत का अंदाजा लगाया जाएगा, पैसा निकाला जाएगा उसकी प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस देने के लिए, तो पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना उस एसेट पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन 26 कहता है डेट्स की होगी, उधार की होगी। तो जिस व्यक्तियों से उसने जो है उधार ले रखा है, पहले उसकी संपत्ति से, जो व्यक्ति मृत है, मृतक की संपत्ति से पहले देनदारी उन व्यक्तियों की होगी जिन्होंने उसी से उधार लिया था, सॉरी जिन लोगों से उसने उधार लिया था उसको पहले उसकी प्रॉपर्टी से वो देनदारी दी जाएगी। फिर उसके बाद जो डिपेंडेंट्स मांगने आए हैं उनके बारे में देखा जाएगा। फिर अगर व्यक्ति ने ऑलरेडी विल में लिखा हुआ है कि किसको कैसा मिलना है, कितना प्रोपोर्शन में मिलना है जो है मेंटेनेंस, तो वो विल के अकॉर्डिंग चलेगा। और नहीं लिखा तो फिर आगे चलते हैं क्या होगा, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप किसके बीच में, जो व्यक्ति मर गया मीन्स मृतक की रिलेशनशिप और जो व्यक्ति डिपेंडेंस मांगने आया है मांगने आया है मेंटेनेंस, उनके बीच में रिलेशनशिप देखा जाएगा। उसके रीजनेबल वांट्स देखी जाएंगी, उचित मांगे देखी जाएंगी, उनके बीच में पहले कैसा रिलेशनशिप था रहा वो देखा जाएगा। और वैल्यू जो मांगने आया है ना मेंटेनेंस, उसकी खुद की प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है, क्या उसकी इनकम है, ये भी देखा जाएगा। क्योंकि हमें देखना है बाकी लोग जो बचते हैं उनकी कितनी क्वांटिटी वाला नंबर्स है, कितने नंबर्स हैं, बाकी लोग भी है। से अगर एक व्यक्ति मांगने आया है और बाकी जो इसके अलावा इतने सारे लोग डिपेंडेंस हैं, इन सबको मेंटेनेंस देना है कोर्ट ने, तो जो प्रोपोर्शन डिवाइड होगा वो कैसे डिवाइड करेंगे, वो देखेंगे पहले हर व्यक्ति की खुद की इनकम कितनी है। अगर किसी की ज्यादा इनकम, ऑलरेडी किसी के पास बहुत इनकम के सोर्सेज है, तो फिर उसके मेंटेनेंस में उसी प्रोपोर्शन में मेंटेनेंस डिसाइड होगा जिस प्रोपोर्शन में बाकी किसी के हितों की जो है उपेक्षा ना की जाए।
तो सेक्शन 23 हमें अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस के बारे में बताता है। अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस जो है वो चेंज भी हो सकती है अगर सर्कमस्टांसेस चेंज होती है। मींस इस अमाउंट को एक बार कोर्ट जब अपने विवेक से डिसाइड कर लेती है तो फिर उसको चेंज भी कर सकते हैं। और सेक्शन 26 में हमने बताया कि जो डेट्स होंगे, जो उधार होंगे एसेट पे, पहले उनकी देनदारी होगी। और अगर एक व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर की जाती है, मीन्स उत्तराधिकारियों ने या डिपेंडेंट जो व्यक्ति था उसने ट्रांसफर की, जैसे ट्रांसफर के थ्रू किसी के पास प्रॉपर्टी आई है, जो ट्रांसफर ही होगा अगर उसके पास नॉलेज है कि भाई इतने लोग थे मेंटेनेंस के लिए और उसने जो है ग्रेचुइटियस मीन्स उसने गिफ्ट में वो प्रॉपर्टी मिली है तो वो मेंटेनेंस के लिए देनदार होगा, मतलब लायबल होगा। लेकिन अगर उसने कंसिडरेशन में प्रॉपर्टी खरीदी और उसको पता नहीं था कि मेंटेनेंस इसके ऊपर है तो वो फिर जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने जो है सेक्शन आज पढ़ लिए मेंटेनेंस से रिलेटेड। हमारे हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के चैप्टर भी खत्म हो गए। ये चैप्टर 3 था और एक्ट हमारे जो सेक्शन थे वो भी फिनिश हो गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। और अभी जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ना, इस के बाद में हम पढ़ने वाले हैं, जो हम अभी जो नेक्स्ट पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जिसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, कॉर्पस इंजरी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो बनी रहेगा क्लास में। थैंक यू सो मच for patiently listening. Thank you so much.